हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेमेस्टर 1 में एसी सर्किट का चैप्टर। इसमें जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सुसेप्टेंस। सुसेप्टेंस होता क्या है पहले जानते हैं। इसके लिए सुसेप्टेंस होता है, अगर मैं बोलूँ तो सुसेप्टेंस जो है ना, रिएक्टेंस का उल्टा होता है। हम लोग एसी सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है आर प्लस जे एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पर आर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, एक्स रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंस को। तो रिएक्टेंस का उल्टा जो होती है 1/x इज कॉल्ड सुसेप्टेंस। ओके, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि आर प्लस जे एक्स में दोनों ही, चाहे रिएक्टेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, इन दोनों का ही यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो मैंने कहा इसका उल्टा सुसेप्टेंस होगा, तो ओम का उल्टा क्या होता है, मोह होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोह। ओके, आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2π/LC। तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हमारा इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो, तब हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखो सब में पूछा गया है इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पे, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस का टर्म होता ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कैपेसिटेंस वैल्यू को रिड्यूस करके। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन के टर्म में होता है, और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में √3 VL/IL साइन थीटा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और वहीं पर ये जो होता है फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है, ये एक्टिव पावर का दिया गया है फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है सॉरी, ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मेन काउज फॉर द बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। 3 फेज प्रणाली में 0.5 0.5 पश्चगामी से नीचे होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। मतलब पूछा गया है कि जो पावर फैक्टर जो होती है वो लैगिंग या 0.5 से कम होने के सबसे बड़े कारण क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पे हमें पता है कि पावर फैक्टर कम होने के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं, इंडक्टिव लोड, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टार संयोजित सिस्टम में 3 फेज असंतुलित अनबैलेंस भार में उदासीन चालक यानी न्यूट्रल में धारा कितनी होती है। कौन सा सिस्टम बोला गया है, हमने पढ़ा है कि जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम होती है, हम लोग जानते हैं एसी में 2 तरह के कनेक्शन पॉसिबल होते हैं, एक डेल्टा में, एक और स्टार में। अब स्टार में एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। ठीक है, बैलेंस के केस में न्यूट्रल में तो कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन अगर सिस्टम हमारा अनबैलेंस होता है, असंतुलित भार हो जब होता है, तब उस केस में बहुत ही कम करंट क्या होता है, इस न्यूट्रल से फ्लो होती है। ठीक है, जो कि इन तीनों फेज में जो सबसे कम, जहाँ पे से जिस फेज में सबसे कम करंट फ्लो होगा ना, उससे भी कम अमाउंट का क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एपरेंट पावर इन द केवी ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। ओके, अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि पूछा गया है कि हमको शक्ति गुणांक में, सॉरी, इसमें पूछा गया है एपरेंट पावर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, एपरेंट पावर फॉर्मूला निकाल जानते हैं। एपरेंट पावर का क्या फॉर्मूला, √3V/I। ये एपरेंट पावर होता है, आभासी पावर होता है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो √3 यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 415 इंटू हमको पता है करंट दिया हुआ है 16। इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इसमें, तो हमारा आंसर आता है बी, 11.5 kV। ओके, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 3 फेज बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 हो। ठीक है, तो वाट मीटर जो मेथड होता है, 2 वाट मीटर मेथड होता है फाइंड आउट करने का, है ना। इसमें जब हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं तो पता है वाट मीटर 1 के थ्रू जो करंट, जो भी फॉर्मुलेट करते हैं, पावर जो होता है वो होता है VI cos 30 - 5। ओके, और होता है W2 में VI cos 30 + 5। ओके, अब इसी फाई की वैल्यू को, डिफरेंट वैल्यू को हमको क्या करना होता है, पुट करते जाना होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किस रीडिंग के लिए हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी, रीडिंग क्या होगा जब हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। यानी ये फाई की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। ठीक, जब 0 पुट करेंगे cos फाई की वैल्यू, तो हमारे पास दोनों ही रीडिंग क्या होगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, W1 = W बट विद अपोजिट इन द साइड। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे चलते हैं।
आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। तो हमको पता है वी RMS इज इक्वल टू क्या होता है, वी मैक्सिमम डिवाइड बाई √3। ओके, √3 या √2, इट्स √2 राइट। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं, ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है C 339.54। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है VI sin phi। आगे ही देख चुके हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट गिवन। यहाँ पे R की वैल्यू गिवन है 5 ओम, यहाँ पे XL जो गिवन है वो गिवन है 36 और ये दिया है 24। ओके, हमको पता है किसी AC नेटवर्क में, AC सर्किट में जब हम लोग इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस निकालते हैं Z, तो ये होता है √R² प्लस JXL माइनस XC, राइट, इसके इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 5² प्लस यहाँ पर XL माइनस XC करेंगे तो XL क्या हो जाएगा 36 माइनस XC 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका होता है वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होती है 25 प्लस 36 माइनस 24, 12 स्क्वायर। ओके, यानी 144 प्लस ये 144 हो जाएगा, 144 प्लस 25 169, इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 13। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा C। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सिंगल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो सबको पता है 120 डिस्प्लेसमेंट होता है। सॉरी हम हमारा ये देखो, यहाँ पे गलती नहीं करना है। यहाँ पे पूछा सिंगल फेस में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। वहीं पर 3 फेस सर्किट में तीनों फेस के बीच में 120 अंश का अंतर होता है। याद रखेंगे, ध्यान देंगे, सिंगल फेस के बारे में पूछा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेस वोल्टेज इन द स्टार कनेक्शन सिस्टम, कनेक्टेड सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमको पता है, दो चीज़ें पता होती है। स्टार में क्या होता है कि स्टार में लाइन करंट की वैल्यू जो होती है वो फेस करंट की वैल्यू के क्या होती है, इक्वल टू होती है। वहीं पर लाइन का वोल्टेज जो है √3 टाइम्स होता है फेस के वोल्टेज के। इसमें ये स्टार के केस में है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, तो ये ए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा कनेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वी लाइन बराबर हो जाता है वी फेस के, और लाइन का करंट जो है √3 टाइम होता है लाइन के फेस के करंट के, राइट। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 3000 वाट संतुलित भार बैलेंस लोड है, उसमें 0.8 शक्ति गुणांक है, स्टार संयोजन है और 3 क्लास 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति है, तो धारा की गणना करना है। पावर का फॉर्मूला दिया है, तो पावर का ही फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। हमें पता है 3 फेस पावर √3 होता है और लाइन के टर्म पे VL IL cos फाई होता है। अब यहाँ पे तीनों सारे टर्म्स दिया हुआ है, 3000 भी गिवन है, √3 पता है, लाइन का वोल्टेज 450 गिवन है, एक लौता लाइन का करंट हमको नहीं पता है, और हमको 0.8 cos फाई की भी वैल्यू गिवन है। अब से यहाँ पे IL को एक ही साइड रखे, बाकी टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे 3000 वॉट की ओर ट्रांसफ़र करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हम टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है 5.2 एम्पियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द पावर फैक्टर इन द 3 फेस पावर मेजरमेंट ऑफ द 2 वाट मीटर से शोइंग द इक्वल रीडिंग। 2 वाट मीटर मेथड में कौन से पावर फैक्टर पर दोनों वाट मीटर क्या दिखाएंगे, इक्वल रीडिंग दिखाएंगे। तो इक्वल रीडिंग कब दिखा सकते हैं, 0 डिग्री हो, जब हमारे फाई की वैल्यू क्या हो 0 हो, क्योंकि हम जान रहे हैं W1 VI cos 30 माइनस फाई और cos 30 प्लस फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू दोनों वैल्यू 0 हो, तब हमारा W1 इक्वल टू हो जाएगा W2 के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। याद रखेंगे फाई की वैल्यू 0 होने पे कॉस फाई क्या हो जाएगा, यूनिटी होगा, राइट, यूनिटी पावर फैक्टर दिखाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा B। यहाँ पर पूछा गया है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना करें जो 5 एम्पेयर की धारा और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई लेती है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। पावर फैक्टर निकालने के लिए हमको पता है कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, R/Z होता है फॉर्मूला। कॉस फाई की वैल्यू हमको गिवन है क्या, नहीं गिवन है, यही फाइंड आउट करनी है। तो R तो हमको 24 गिवन है, Z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे पहले Z निकालते हैं। Z क्या होता है, टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल उस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है करंट, तो ये है 240 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 48, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला है मेरे को, Z R मिला है 24 और Z मिला है 48, यानी यहाँ 2 टाइम में चला जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक RLC परिपथ की प्रतिबाधा Z
को गणना करने की क्या क्या फॉर्मूला होता है जब हमारे पास रिएक्टिव एक्सएल और एक्सी से कम हो। मतलब ये बोला गया है कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तब हमारे पास आरएलसी परिपथ में इम्पीडेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो ऑफकोर्स जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिरोध 15 ओम गिवन है और इसका रिएक्टेंस दिया है 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है। तब आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना करें, पावर फैक्टर की गणना करें। तो अगेन यहाँ पर सबसे पहले बात देखिए, आर की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमको कॉस फाई ही फाइंड आउट करना है, कॉस फाई, ठीक है। तो आर डिवाइड बाई क्या करते हैं, हमको जेड निकालते हैं। अब इस जेड फाइंड आउट करने के एक तरीका वी बाई आई हम लोग पहले ही क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें देख लिए थे। लेकिन जेड निकालने का एक और तरीका होता है। जेड क्या होता है, पूरे सर्किट का इंपेडेंस है ये ना, जो कि इक्वल टू होता है आर के स्क्वायर प्लस जे एक्स या फिर एक्स का स्क्वायर के। ओके, हमको पता है आर गिवन है 15 स्क्वायर और ये गिवन है प्रतिघात गिवन है 20 स्क्वायर। तो 225 प्लस 400 ये होता है 625, ठीक है। 625 को अंडर रूट करेंगे तो आएगा 25, राइट। तो यहाँ पे हमको z मिल गया 25 और r की वैल्यू क्या है 15 है ना। इस वैल्यू को आप कैंसल आउट करेंगे, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.6, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें और इसके माध्यम से करंट जब पास किया जाता है। एक्चुअली क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एडमिटेंस की वैल्यू, पैरेलल सर्किट है ना, इसमें एडमिटेंस हमको निकाल के दिखाना है। तो एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस होता है इम्पिडेंस का उल्टा, है ना। 1/z इज कॉल्ड एडमिटेंस, ठीक है। तो एडमिटेंस निकालना है हमको, तो कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है z कैसे निकालते हैं। z निकालते हैं v बाई आई करके। सर्किट का वोल्टेज 240 है, 8 वोल्ट जो 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये कितने बार में जाएगा 30 बार, 30 टाइम्स, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, क्या आई है इसकी वैल्यू, z की वैल्यू आई है हमारे पास 30। तो ये 1/z करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/30, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी होगा क्या, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 है ना, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि सिंगल फेज आरसी समांतर परिपथ में लाइन करंट की गणना करने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। लाइन करंट, यहाँ पर पैरेलल सर्किट है तो लाइन करंट एसी में जो है, जब भी एसी में हमको टोटल करंट निकालना होता है ना, तो ये ना रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसके स्क्वायर प्लस जो रिएक्टिव ब्रांच है, जो भी उसके अलावा जो ब्रांच है उस पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के क्या होता है, ये इक्वल होता है, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू जो है लेस हो रही है, लो हो रही है, लो पावर फैक्टर चल रहा है, तो उसको अपन कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो इसको हम सही कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर इन द पैरेलल। हमको पता है ना कि पावर फैक्टर पर सही करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध होता है। पहले ही बताया था मैंने ऊपर ही कि डेल्टा के केस में लाइन करंट जो होता है √3 टाइम क्या होता है फेज करंट के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं इसको, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस, जो है फेज सीक्वेंस को क्या करेगा फाइंड आउट करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टार से जुड़े तीन फेज लोड वाला आभासी शक्ति का गणना करना है। अगर 0.8 क्या है हमारे पास, 0.8 दिया गया है शक्ति गुणांक और 415 वोल्ट आपूर्ति और फेज करंट की वैल्यू दिया है 10 एम्पियर। कौन सा करंट, कौन सा पावर निकालना है, आभासी पावर। आभासी पावर मतलब क्या, एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर ऐसे इक्वल होता है √3 v इंटू वाई, कॉस फाई का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे √3 लिखना है, 4 फिट पिन लिखना है और लिखना है आई यानी कि 10 एम्पियर। बस इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा और इसका ऑप्शन आ जाएगा 26 का डी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि 3 फेज शक्ति माप में 2 वाटर, अब यहाँ पे अगेन 2 वाट मीटर मेथड है जिसमें से एक शून्य पाठ्यांक है और दूसरा क्या है, कोई कुल खपत को बताता है। तो उस टाइम पर शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन आपको एक ही फॉर्मूला लिखना है W1 का, वी आई कॉस 30 माइनस 5 और W2 इज इक्वल टू वी आई कॉस 30 प्लस 5।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू जीरो हो रहा है, तो ऑफकोर्स एक वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू हो सकती है, कॉस की किस मान के लिए ये कॉस पूरी पूरी जीरो हो जाती है, तो हमको पता है 90 डिग्री के लिए हो जाती है। तो यहाँ पर तो किसी केस में 90 नहीं हो सकता, फाई की तीन ही वैल्यू रख सकते हैं, जीरो वैल्यू, 60 वैल्यू और 90 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन माइनस वैल्यू है, यहाँ पर नहीं रख सकते, तो यहाँ पर पुट करके देखिए, यहाँ पर हम जब 60 डिग्री पुट करेंगे ना, तब ये टोटल वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, एंड वॉट मीटर हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वॉट मीटर जो है 90 पे क्या देगा, जीरो देगा। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, 60 पुट किया था, ठीक है। तो कॉस 60 कितना होता है, पॉइंट कॉस 60 इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस में 60 कितना होता है, कॉस फाई में 60 होता है 1.2 1/2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का आंसर आएगा 1। परफेक्ट 25 पर हमारा क्या होगा, एक वैल्यू हमारा दिखाएगा जीरो, और दूसरा जो है टोटल पावर को शो करेगा, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्म फैक्टर होता है, याद रखेंगे, फॉर्म फैक्टर होता है RMS डिवाइड बाय मैक्सिमम एवरेज, सॉरी, ठीक है, एवरेज वैल्यू, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी, 28 का ऑप्शन बी, ओके, राइट। और एक और टर्म होता है पीक फैक्टर, इसी में एक और टर्म होती है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय RMS वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम डिवाइड बाय RMS होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि AC पैरेलल सर्किट में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित करते हैं। AC के टर्म पे जो धारा का कुल विरोध होता है उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इम्पिडेंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इम्पिडेंस के नाम से, क्योंकि हमको पता है जैसे नॉर्मली सिंगल जो सर्किट होती है उसमें आर जैसे धारा को रोकता है, तो वहीं हमारे जब हम लोग AC सर्किट में बात करते हैं तो जेड टर्म जो है इस पर काम करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच में कला का क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं दो वेव्स हैं V और I की, जो 90 डिग्री के फेस शिफ्ट में है, जहाँ पे V आगे चल रहा है और I जो है पीछे चल रहा है। तो ये सर्किट कैसा सर्किट है, V और I, V जो कब लीड करता है, V लीड करता है जब हमारे पास इंडक्टेंस होती है ना, तो ये इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का सर्किट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि 3 फेज़ में अगर एक्टिव पावर 4 किलोवाट है और आभासी पावर 5 केवी है, तो प्रतिक्रियाशील जो रिएक्टिव पावर होगा वो क्या होगा, पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है कि रिलेशन जो है ये जो होता है, ये हमारे पास एपरेंट पावर आभासी पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ओके। अब इसमें हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 kVAr, ओके। आगे बढ़ते हैं। RLC सीरीज सर्किट में स्थिति में किस कंडीशन पर हमारे पास रेजोनेंस का कंडीशन आता है। तो हमको पता है XL की वैल्यू जब XC की इक्वल हो जाती है तभी हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस का कंडीशन मिलता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि
अगर 3 फेज 2 वाट मीटर मेथड में ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर दो वैल्यू हमको ऐसे मिल रही है, जो वैल्यू ऐसी मिल रही है कि ऋणात्मक वैल्यू है, तो उसको अगर पॉजिटिव वैल्यू कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिवर्स करके, टर्मिनल्स को रिवर्स करके, बाय रिवर्सिंग द, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर। प्रेशर कॉइल पीसी जो होती है उसके कनेक्शन को रिवर्स करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी हम लोग देखें फॉर्म फैक्टर क्या होता है। आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू होती है, तो आरएमएस की वैल्यू हम जानते हैं वीएम डिवाइड बाई √2 होता है, जिसकी वैल्यू 0.707 डिवाइड बाई यहाँ पे एवरेज वैल्यू हम पता है 0.66636 होता है। इसकी वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 1.11 आता है। ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है एसी के लिए, साइनोसोडल वेव के लिए। सो एसी नेक्स्ट देखते हैं। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस क्या होगी? ससेप्टेंस होगी। ठीक है, इंडक्टेंस, हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि धारा और वोल्टेज के मध्य में कौन सा रिलेशन बता रहा है? दोनों इन फेस है, किसी भी तरीके का यहाँ पे फेस डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ही इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि 2 वाट मीटर मेथड में ही जो टोटल पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें से 1 वाट मीटर की रीडिंग उलट दी जाती है तो पावर कैसा होगा? 1 वाट मीटर का पावर हम क्या करते हैं, रिवर्स में लेते हैं, तब क्या होगा? तब हमारा क्या हो जाएगा? टोटल पावर इज इक्वल टू W1 माइनस डब्लू, टोटल पावर W1 प्लस W2 होता है। एक का पावर हमने रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? W1 प्लस माइनस ऑफ W2, यानी कि W1 माइनस W2। ठीक है, यानी इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए आर्टिफिशियल न्यूट्रल तार की आवश्यकता होती है? न्यूट्रल एक तार की क्या हमको ज़रूरत किस में पड़ती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए हमको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 वोल्ट क्या है, हमारे पास फेज़ है, तो हमको पता है कि वी एल इक्वल टू क्या होता है? 3 फेज सिस्टम में फेज़ वोल्टेज, अच्छा, तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो √3 टाइम्स ऑफ वी फेज़ होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा? 240 इंटू हम क्या करेंगे? √3 करेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है फॉर्म फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, तो अब भी हमने देखा था फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या आता है? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आता है आरएमएस डिवाइड बाई एवरेज लोड, आरएमएस डिवाइड बाई एवरेज लोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसको हम लोग कभी कभी आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आरएलसी श्रेणी सर्किट में जेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो जेड के लिए फॉर्मूला होता है डी, जेड इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, इसका स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर वेक्टर क्या होगा? ऑलरेडी हमने पिछला डिस्कस किया है कि 0.5 और इससे कम होने पर ही हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि 3 फेज एसी परिपथ में कितना डिफरेंस होता है? तो मैंने पहले ही बताया है कि एकल फेज में क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, और 3 फेज में क्या होता है? 120 डिग्री का। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है किस स्थिति में रेजोनेंस कंडीशन, किस स्थिति को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं आरएलसी सर्किट में? तो ये आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस का कंडीशन कब आता है? जब हमारा एक्सएल जो है एक्सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो क्या करती है? एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होती है, तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा फेजर क्वांटिटी। फिर इसीलिए सारे टर्म्स को हम फेजर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं इसी में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही एसी सर्किट में। अपकमिंग डेज में हम लोग दूसरे टॉपिक्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।